हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इससे पहले की वीडियो में हमने सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को देखा था। अब आप लोग प्लीज़ अपने बैराक को अपने साथ रखें ताकि आपको एसआरए की प्रोविज़न क्लियरली समझ आए। सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये चैप्टर 2 के अंदर आता है और चैप्टर 2 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट deals with the specific performance of contract. सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे के सारे प्रोविजन आपके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं। सेक्शन 9 वो पहला प्रोविजन है जो इस चैप्टर का है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम इस चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं और एक्चुअली सेक्शन 9 डिफेंडेंट के डिफेंस की बात करता है, उन सूट्स में बात करता है जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के होंगे। ठीक है, मतलब चैप्टर 2 का सेक्शन 9 एक डिक्लेरेशन कर रहा है, इट इज ओनली अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन कि अगर कोई सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है तो डिफेंडेंट उस केस में जो कि चैप्टर 2 में किया गया है उस सूट में कोई भी ऐसी डिफेंस ले सकता है जो कि एक्चुअली या तो उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी भी ऐसे प्रोविजन में उसको वो डिफेंस मिली हुई है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है समझना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो चैप्टर 2 डील करता है वो है क्या। देखिए, अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है 1872 का, बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समझ लीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट राइट देता है पार्टीज़ को कि अगर कोई भी पर्सन हु इज़ साउंड माइंड, मेजर, जो साउंड माइंड है मेजर है, जो किसी लॉफुल पर्पस के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से कोई अग्रीमेंट करना चाहता है या ऐसा कोई अग्रीमेंट करता है, उसमें एक सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कि इसेंशियल कंडीशन बताता है। अगर कोई मेजर है, मतलब मीन्स द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आप मेजर हो, साउंड माइंड हो, आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, आपकी कंसिडरेशन लॉफुल हो, है ना, वो जिस भी एक्ट के लिए आपने दूसरी पार्टी से अग्रीमेंट किया है वो वॉइड डिक्लेयर ना हो, वो अनलॉफुल ना हो, लॉ से प्रोहिबिटेड ना हो, ये सारी अगर चीज़ें हैं तो आपके उस अग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्फोर्सेबल बनाता है। मीन्स दैट अग्रीमेंट विल कन्वर्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये फायदा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस बात को समझता है कि सोसाइटी में हम आप कोई भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकते बिना कॉन्ट्रैक्ट के। आपको, मुझको, किसी को भी सोसाइटी में सर्वाइव करना है तो वी आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। मुझे पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है, आपको कहीं जॉब करनी है, आपको किसी जगह पे काम करना है, आपको अपने लिए घर बनवाना है, आपको अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, आपको घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदनी है, आपको अपने बच्चे को पढ़ाने भेजना है, कुछ भी करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे लोगों से। बड़ा साधारण सा एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आपको अगर अपने घर में किसी की शादी, आप लोग देखते होंगे, घर में किसी की शादी है, कैटरिंग वाले से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, डेकोरेशन वाले से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कपड़े वाले से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ज्वेलरी, पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट उस जगह होते हैं। तो अगर आपने जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, दो लोगों ने जो अग्रीमेंट किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस अग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बनाता है। सबसे बड़ी बात, सेक्शन 2H कहता है एवरी एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब दूसरी पार्टी ने, दो पार्टी होंगी, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कोई अग्रीमेंट किया और वो अग्रीमेंट अगर लॉफुल पर्पस के लिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ है, देन दैट अग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब मान लीजिए मिस्टर बी कुछ इस किस्म के निकले कि मिस्टर बी अपनी जो प्रॉमिस, जो भी उनकी रेस्पेक्टिव प्रॉमिस है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसको परफॉर्म नहीं करते हैं, तो सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो तो ये कहता है कि सच अग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मीन्स इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है बाय आइदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पार्टी, राम और श्याम के बीच अग्रीमेंट हुआ, चाहे राम अपनी प्रॉमिस ना परफॉर्म करे, चाहे श्याम ना अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करे, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में उनके रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस थे, अगर कोई भी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज नहीं करती है तो जो अग्रीव्ड होगा, ऑब्वियसली जो अग्रीव्ड होगा उसको ये राइट है कि वो व्यक्ति एक सूट फाइल कर सकता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ये बात समझ गए? मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक अग्रीमेंट किया, इफ दैट अग्रीमेंट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
then that agreement is enforceable by law, means now it is a pure contract. And in case of breach of the contract, the remedy which is available to the aggrieved is the specific performance of the contract. और भी remedies हैं, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की। ठीक, अब जो अग्रीव्ड ने, मान लीजिए डिफॉल्टर, मान लीजिए मिस्टर बी इज द डिफॉल्टर, वो अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता है। अगर डिफॉल्टर के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, सो ऑब्वियसली जो व्यक्ति सूट फाइल करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है, और जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल होता है वो होता है डिफेंडेंट। मान लीजिए मिस्टर बी ने परफॉर्म नहीं किया तो मिस्टर बी इज द डिफेंडेंट। अब सेक्शन 9 ये कह रहा है कि जो भी डिफेंडेंट है, सेक्शन 9 कहता है अगर कोई भी डिफेंडेंट ऐसे सूट में डिफेंडेंट है जो कि सूट चैप्टर 2 में किया गया है, और चैप्टर 2 बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, मींस उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट किसका हुआ है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। मींस अग्रीव्ड कोर्ट से ये चाहता है कि मिस्टर बी को कोर्ट कंपल करे, मिस्टर बी को कोर्ट डायरेक्ट करे कि आप अपनी रेस्पेक्टिव प्रॉमिस को, अपनी जो आपकी ऑब्लिगेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट में, कि भाई कैटरिंग वाले की कि आपको इतने बजे तक खाना देना था, डेकोरेशन वाले का कि आपको ये डेकोरेशन करनी थी, कोई भी आपने गुड्स का किया कि आपको इतना सामान इस डेट को डिलीवर करना था, मतलब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करो। सेक्शन 9 कहता है ऐसे डिफेंडेंट को ये राइट है सेक्शन 9 में कि वो कोई भी ऐसी डिफेंस क्लेम कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट वाले सूट में, ऐसे सूट में जिसमें कि उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लेंटिफ ने मांगी है, वो डिफेंडेंट कैन क्लेम डिफेंस। कौन सी डिफेंस? विच इज अवेलेबल, जो कि उसको अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी भी लॉ में। ठीक, एक बार सेक्शन 9 की हम लोग बेरा रीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 9 देखिए, चैप्टर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिफेंस इज रेस्पेक्टिंग सूट for relief based on contract, except as otherwise provided herein, where any relief is claimed under this chapter। आपको यहाँ से देखना है where any relief is claimed under this chapter। चैप्टर 2 में अगर कोई रिलीफ क्लेम किया गया है in respect of contract, contract से related, the person against whom, so obviously that person against whom is the defendant। आप इस जगह लिख सकते हो the person against whom the relief is claimed means defendant may plead। कौन प्लीड कर सकता है? डिफेंडेंट may plead। सो इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल फॉर द डिफेंडेंट, क्योंकि द टर्म जो यूज किया गया है वो है मे। इसका मतलब डिफेंडेंट चाहे तो may plead, वो ऐसी प्लीडिंग कर सकता है। कैसे करेगा? आपको सीपीसी में पता होगा ना, प्लेंटिफ एक प्लेंट फाइल करेगा, किस लिए? एक प्लेंट ड्राफ्ट करके जो सूट फाइल करेगा वो कैसे करेगा? प्लेंट इंस्टीट्यूट करके। प्लेंट किस लिए है? फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो डिफेंडेंट इस पर क्या करेगा? एक रिप्लाई करेगा रिटन स्टेटमेंट के फॉर्म में। ये राइट दे रहे हैं सेक्शन 9 को कि जब आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करेंगे ना, उस टाइम आप ये प्ली ले सकते हो, ये प्लीड करोगे अपने रिटन स्टेटमेंट में। क्या? बाय वे ऑफ डिफेंस। डिफेंडेंट ये डिफेंस लेगा किस चीज की? एनी ग्राउंड विच इज अवेलेबल टू हिम अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, जो भी डिफेंस उसको अवेलेबल है वो ले सकता है। अब ये तो हो गई जनरल बात, ये तो डिक्लेरेशन है। अब आपको प्रैक्टिकलिटी में आना है कि एक्चुअली कौन से डिफेंस अवेलेबल होंगी। देखिए, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप बीआर एक्ट इसके बाद देख लीजिएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ डिफेंसेस अवेलेबल होती हैं। लाइक आप मिस्टर ए ने तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर दिया मिस्टर बी के अगेंस्ट, डिफेंडेंट। हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर बी। हो सकता है ए और बी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो बी की कंसेंट ऑब्टेन करी थी कोअर्शन से। If the consent of Mr. B was obtained either by the coercion, undue influence, ठीक, misrepresentation, जो सेक्शन 9 या 19A, सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर उसकी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में इफ एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कंसेंट वाज कॉज्ड बाय द कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और आपका मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। मींस उसकी पर्सन की इच्छा पर होता है, उसके विकल्प पर होता है, ऑप्शन पर होता है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे और चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को रेजिड करा दे। सो ये डिफेंस यहाँ पर डिफेंडेंट को अवेलेबल होगी। ये डिफेंस ले सकता है कि सर, ठीक, मतलब जज साहब से अपने रिटन स्टेटमेंट में लिख के कोर्ट से कि एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, माई कंसेंट वॉज नॉट फ्री, so the essential of section 10 was not fulfilled, that is the reason that agreement, ठीक है, ये जो agreement होगा
according to the provision of section 19 and 19A of the Indian Contract Act, that contract is voidable at my option, and now I have the authority to rescind that contract. ठीक, मैं इसको रेजेंट कर सकता हूँ. सो ये बताइए, जब डिफेंडेंट को ये डिफेंस अवेलेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि डिफेंडेंट में रेजेंट द कॉन्ट्रैक्ट, सो हाउ कैन द कोर्ट ग्रांट अ डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर. अगर कोर्ट ने ग्रांट कर दिया भाई तुम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, और डिफेंडेंट कहेगा नहीं मैं रेजेंट कर रहा हूं, सो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा. मतलब अगर डिफेंडेंट को कोई ऐसी डिफेंस अवेलेबल है तो ये राइट दिया है कि भाई तुम ये अपना डिफेंस, अपना प्ली ले लो रिटन स्टेटमेंट में लिख के, तो कोर्ट डेफिनेटली वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी. ओके, आई होप कि आप लोग को ये समझ आएगा. दूसरा, कुछ लोगों को लगता है 9 यहीं तक सीमित है. सेक्शन 9 साफ साफ कह रहा है कि जो भी डिफेंस अवेलेबल हो. अब देखिए, अगर आपने सेक्शन 41 पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो सेक्शन 41 कहता है कि अगर किसी थर्ड पर्सन से आपने उसको परफॉर्म करा लिया है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को, कई बार होता है ना प्रॉमिसी ने, कई बार ऐसा होता है कि जिसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब आपने थर्ड पर्सन से उसको परफॉर्म करा लिया, तो जब आपने उससे उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और से परफॉर्म करा ही लिया है, जो भी रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन था वो किसी तीसरे व्यक्ति ने डिस्चार्ज कर दी, तो फिर आप वापस प्रोमिसर के अगेंस्ट डिस्चार्ज नहीं करवाओगे उसको. तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट, बहुत आसान से अगर कोई एग्जांपल देके बताऊं, अगर नहीं समझ आ रहा है, आपने अगर 41 उस तरह से नहीं पढ़ा है, मान लीजिए आपके और कोई बुटीक जहाँ पर आपने कोई अपना कपड़ा स्टिच करवाया, मान लो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई मुझे ना ये मेरी ड्रेस आप डिलीवर कर देना 27 नवंबर को, ठीक, और मुझे आपको बदले में 1000 पे करना है. ये अब 1000 चाहे तो मैं खुद जाके पे कर दूं, या मैंने स्लिप दे दी मेरे बिहाफ पे मेरा कोई सर्वेंट पे कर दे, मेरे बिहाफ पे मेरी फैमिली का कोई मेंबर पे कर दे. ओके, पेमेंट हो गया और उस बुटीक ने रिसीव भी कर लिया, तो ये जो ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर था ना कॉन्ट्रैक्ट का, एक्चुअली वो डिस्चार्ज किसी थर्ड पर्सन ने कर दिया और प्रोमिसी ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया. ठीक, अब जो प्रोमिसी है ना, मतलब बुटीक का जो ओनर है, अब वो मेरे अगेंस्ट सूट कर दे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि भैया तुम पे करो, तो मैं उसमें कह सकता हूँ, मैं ये डिफेंस ले सकती हूँ कि ये तो ऑलरेडी परफॉर्म हो गया और आपने उस परफॉर्मेंस को थर्ड पर्सन की आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, ये आपका सेक्शन 41 कहता है. तो ये भी डिफेंस ले सकता है कि जो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन था वो एक्चुअली किसी थर्ड पर्सन ने डिस्चार्ज कर दिया. नॉर्मली ये डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड होता है, जहाँ पेमेंट वगैरह करना होता है. ये एक और सेक्शन है बहुत बढ़िया, सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच टॉक्स अबाउट द इनोवेशन, रेसेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जितने अच्छे से पढ़ा है उसको बड़े अच्छे से ही समझ आएगा. ठीक है, तो नोवेशन, रेसेशन एंड ऑल्टरेशन की सिचुएशन में क्या होता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म. सो इफ इट वॉज अ केस ऑफ नोवेशन, ऑल्टरेशन और रेसेशन, इट मीन्स ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो बदल गया, या तो वो है ही नहीं या तो शर्तें ही बदल गई, तो भी अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, अब पता चला ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद नोवेशन हो गया, रेसेशन हो गया, ऑल्टरेशन हो गया, और ये प्लेंटिफ जी चले आए पुराने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्म कराने. नाउ द डिफेंडेंट कैन टेक द डिफेंस ऑफ सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि भाई ये तो नोवेशन का केस है, सो आई एम नॉट बाउंड टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली. ओके, तो आपका ये 62 ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस तरीके का ये डिफेंसेस हैं. सेक्शन 9 ये कहता है, तो बेसिकली क्या है कि जिस ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर दोगे और वो व्यक्ति बाउंड ही होगा. ठीक है, उसको भी डिफेंस दी गई है कि अगर वो बाउंड नहीं है किसी भी रीजन से, मींस अगर जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो डिस्चार्ज हो गया, मींस अगर वो पार्टी अब डिस्चार्ज हो गई, अब वो नहीं परफॉर्म करेंगी, वो डिस्चार्ज हो गई अपनी अपनी लाइबिलिटी से, तो भी वो उसको बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए. एक सेक्शन और बड़ा अच्छा है, सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. वो भी कहता है कि प्रोमिसी समटाइम प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रिमिट विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना. मान लो प्रोमिसी को 5000 देना था, ये इलस्ट्रेशन एज इट इज दिया हुआ है सेक्शन 63 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. 5000 देना था प्रोमिसर को किसी प्रोमिसी को. मान लो मेरे ऊपर डेट है मिस्टर बी का कि मुझे उनको 5000 देना है. अब मिस्टर बी को मेरे ऊपर बड़ी दया आ जाती है, वो कहता है अरे भैया तुम 3000 ही दे दो, बड़े परेशान हो गया तुम्हारे से मैं 5000 रुपये लेने के लिए, तुम चलो 3000 ही दे दो, काम खत्म करो. अब मैंने आज उसको 3000 दे दिया, मुझे लगा कि मेरा तो लाइबिलिटी खत्म हो गई, 3000 में वो मान गया. अब वो क्या करता है, बचे हुए 2000 रुपए के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर देता है. सेक्शन 63 कहता है कि यहाँ पर जब आपने उसकी 3000 रुपये दे लिया, ठीक है, तो मतलब प्रोमिसर की लाइबिलिटी फिर खत्म हो जाती है सेक्शन 63. तो अब जिसको आपने डिस्पेंस कर चुके थे, ठीक है, आप रिमिट कर चुके, पार्शियली आपने कुछ एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, तो फिर जो
वो कॉन्ट्रैक्ट था ओरिजिनल, उससे वो डिस्चार्ज हो जाएगा और लेटर ऑन वो व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अगर सूट करता है तो भाई प्रोमिसर ये डिफेंस ले लेगा। ओके, आई होप कि सेक्शन 9 आपको आराम से अच्छे से समझ आया होगा। इससे डिटेल सेक्शन 9 में कुछ और है नहीं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो आपको बताया जा सके। सेक्शन 9 इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्ट सेक्शन 9 का ये है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।